ये तो रखे आपको सब बैचे में देखते हैं हम। कितना बैच करते हैं आपको पूछ रहे हैं। अरे किधर गया जी? अरे ऊपर 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 क्लासरूम में जाए। आराम से आराम से। कहिए दोस्तों क्या हाल है? और अल्लाह ने करिएगा, समझे। पता नहीं 5 से 7 बैच में सब लफुए सब आ गया लगता है। ठीक है, उसमें लगता है हमको बहुत बहुत का शक्ल लगता लफुआ है। सही बोले, झूठ मूठ के हल्ला करते रहेगा। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है तो आ रहा है ना आवाज? आइए पहला क्वेश्चन होगा ना। पहला क्वेश्चन हाथ चलता है ना? हाँ चलता है। नियत ताप है तो गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। ये किसका नियम है? बॉयल का नियम है कि ताप क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ताप क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। कोई दिक्कत? हाँ, नंबर ऑफ मोल तो वो सब नियम में कांस्टेंट रहता है। तो बॉयल का नियम। चलिए नेक्स्ट। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर ताप, ये तो बॉयल का नियम है। आयतन कम करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ताप क्या रहनी चाहिए? स्थिर। बायो का वीडियो सब नहीं चल रहा है। वीडियो नहीं चलने का कई सारा मैसेज भी आया हुआ है। आज कोई दिक्कत होगा तो उसको दूर कर लिया जाएगा दोस्तों। कभी कभी ऐप में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है। अभी लाइव चल रहा है ना सही से? चलिए दोस्तों अभी लाइव का मजा लीजिए। जो भी दिक्कत है लाइव के बाद दूर कर लिया जाएगा। स्थिर ताप पर गैस का दाब तिगुना तो आयतन, क्योंकि आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दाब दुगुना तो आयतन आधा। दाब दुगुना आयतन, या आयतन आधा करना है तो दाब को क्या करना पड़ेगा? दिए गए ताप पर गैस के निश्चित मात्रा के लिए और दाब बटे घनत्व तो आगे छुपा हुआ है। दाब बटे, ये भी दोस्तों किसका नियम है? बॉयल का। P/D बराबर कांस्टेंट, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D। ये किसका नियम है? हम निकाले थे बॉयल के नियम को। सही, इसमें बॉयल चार्ज दोनों मिला हुआ है। इसमें बॉयल चार्ज दोनों, ठीक है। बॉयल का नियम है P1V1 बराबर P2। ये बॉयल का है। चार्ल्स का है V1/T1 बराबर V2/T2। इन दोनों को मिला दीजिएगा, तो ये हो जाएगा P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। यही आपसे पूछ रहा है, आंसर क्या होगा? सी होगा। एक मिनट। तो P1, ये देखिए रिलेशन निकल गया। अब इसी को एक्सटेंड करेंगे, आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब तो देखिए P1V1 और इसको देखिए यहां ले, ये तो T उठकर यहां चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला जो रूल होता है, P2V2 उठाकर यहां लाएंगे तो T1 को उठाकर यहां देना पड़ेगा। इसलिए आपका सही है कौन? ए। समझे कि नहीं समझे? ये चार्ल्स बॉयल दोनों मिलाकर पूछा है एक साथ। नियत दाब पर गैस का आयतन परम ताप, ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है।
स्थिर दाब पर गैस के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ना, स्थिर दाब पर किसका नियम लागू? तो चार्ल्स का ना। तो भी समानुपाती परम ताप ना, इसलिए आंसर क्या होगा? ये केल्विन यहां पर है दोस्तों, परम ताप। डिग्री सेल्सियस में चार्ल्स का नियम नहीं लगता है। और दोस्तों एक सूचना है, जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं वो कल निश्चित 10 बजे न्यू सेंटर पर 10 बजे पहुंचेगा तब ना सीट मिलेगा। हाँ इसलिए 10 बोल रहे, 10:30 से स्टार्ट होगा। क्या हुआ? ऑनलाइन, ऑफलाइन, डिजिटल लाइन, एवरी लाइन पर होगा, ठीक है, लेकिन आना है। और कई लोगों का प्रश्न था कि बिहार पुलिस से पहले केमिस्ट्री खत्म होगा, तो बिल्कुल खत्म होगा, ठीक है ना। खत्म नहीं होने वाला रहेगा ना तो संडे को क्लास लेंगे, लेकिन बिहार पुलिस से पहले केमिस्ट्री को खत्म करेंगे, ठीक है ना। मतलब बहुत लड़का फोन किया कि सर हम कैप्सूल बैच पकड़ रहे हैं XY कोचिंग में, तो बिल्कुल बिहार पुलिस से पहले सारा कुछ खत्म करने का प्रयास करेंगे, समझे कि ना। हाँ फिजिक्स, हाँ बिल्कुल। केमिस्ट्री को हम बोले तो केमिस्ट्री खत्म करना पूरा जिम्मेदारी है। बहुत को लग रहा था केमिस्ट्री भी खत्म नहीं हो रहा है। देखिए खत्म हम चाहेंगे तो जल्दी कर देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं क्वेश्चन भी करवाना पड़ रहा है ना। क्वेश्चन नहीं करवाएंगे तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ना है। क्वेश्चन भी करवाना है तो पूरा क्वेश्चन करवाना। तो आप बिल्कुल श्योर रहिए बिहार पुलिस से पहले केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। खत्म होकर होगा तो रिवीजन भी हो जाएगा, और जिस तरह पढ़ा रहे उसी तरह पढ़ाएंगे, इन्हें स्पीड कर देंगे। आगे लगेगा कि नहीं खत्म होगा तो संडे को क्लास बढ़ा देंगे क्या। हाँ बॉयल के नियमों में ताप नियत रहता है, बिल्कुल सही है। चार्ल्स में, एवोगाड्रो में ताप दोनों, तीनों कथन गैस का नियम फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन का नियम दिया था। फैराडे ने गैस के स्थिर आयतन पर ताप तथा दाब के बीच के संबंधों को स्थिर आयतन, ताप और दाब, ये किसका नियम है? गैलुसेक का। किसका? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉयल नियम स्थिर ताप पर गैस के आयतन तथा दाब के बीच के संबंध को परिभाषित करता है, बिल्कुल सही है। आयतन और दाब के बीच के रिलेशन सही है। पहला कथन आपका क्या है? बॉयल नियम की सहायता से गैस के दाब तथा घनत्व के बीच के संबंध भी स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल। P समानुपाती D इसी नियम से निकाले थे, तो दोनों कथन क्या है? सही है। कौन सा नियम प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का मतलब परम ताप, और ये किसका? चार्ल्स का। निरपेक्ष ताप, परम ताप, अंग्रेजी में एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगाड्रो का है। ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं पर विभिन्न गैस के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। यही है एवोगाड्रो। चलिए एक क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल्स याद नहीं हो रहा है, कैसे होगा कुछ तो बताइए। याद नहीं हो रहा है, अच्छा। पंद्रह नंबर, एवोगाड्रो परिकल्पना के अनुसार सामान्य ताप एवं दाब पर सभी गैस के बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, एवोगाड्रो केवल अणु की बात की गई है, यहाँ उलझाया जाता है क्या देकर? और आयन देखकर भी कई लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि तीनों में बहुत बहुत कम का अंतर है, उलझना नहीं है।
सीधा समझिए ना, गैस आया दिमाग में, परमाणु आयन दिमाग से हटा दीजिए। केवल याद रखिए क्या, गैस वाला चैप्टर में केवल अणु अणु। बॉयल बॉयल, ओ भी समानुपाती पी, तो पी समानुपाती भी। क्लियर? चार्ज भी समानुपाती टी, सही है। संबंध ये सही है, ये बॉयल का है ना अभी तुरंत। और बॉयल के नियम में कांस्टेंट क्या रहता है? ताप। देख रहे ना प्रश्न कैसे कैसे घुमा रहा है, लेकिन लगता है कि इससे ज्यादा भी घुमा सकता है, नहीं इतने घुमाएगा। और ये सब आपको देख रहे आसानी से बना रहे। हम बार बार कहते कि नोट से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, और आएगा तो उसको बनाएगा भी कोई नहीं। भी समानुपाती टी संबंध सही है किस पर? स्थिर दाब पर। किसका है? चार्ल्स का। किसका है? स्थिर ताप पर कौन सा संबंध सही है? ये स्थिर ताप की बात कर रही है, बॉयल का बात कर रहा है। अब बॉयल के नियम में P समानुपाती D और B व्युत्क्रमानुपाती P। अब देखिए इसको क्या क्या भी समानुपाती 1/P भी पढ़ सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती आप पढ़ दीजिए तो तब 1/P नहीं पढ़ना, केवल क्या पढ़ना है? P पढ़ना है। लेकिन आप करिएगा भी समानुपाती पढ़ना है तो आप भी समानुपाती 1/P पढ़ सकते हैं। समझे कि ना? आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर NRT, इसमें तो कोई मिस्टेक ही नहीं है। गैस समीकरण पीवी आर सूचित करता है 1 मोल गैस। 1 मिनट, नहीं हमको लगा एन सूचित करता है। 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ने थे। गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर सूचित करता है किसी गैस के किसी भी परमाणु को, 1 ग्राम गैस को, 1 मोल गैस को, 1 लीटर गैस को। तो यहां पर सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन है? सी, 1 मोल गैस को। जब भी ये संबंध परिभाषित होगा मोलों के संदर्भ में, क्योंकि एवोगाड्रो ने मोलों की बात की है। क्लियर है? तो देखिए वैसे तो आर सूचित करता है गैस नियतांक को। किसको सूचित करता है? आर किसको नियतांक? आर कौन सा नियतांक है? गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट है। लेकिन अगर इसी ऑप्शन में हमको उत्तर देना है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन है? सी है, 1 मोल गैस को। नेक्स्ट, पीवी बराबर एनआरटी। आर सूचित करता है, आर का मान निर्भर करता है माप की इकाई बदलने पर आर का मान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ये लगता है क्या? अच्छा 1 मिनट, यहाँ क्वेश्चन उलझ गया। नोट में भी उलझा हुआ है, नोट में अलग अलग है ना, ये लगता है नोट में अलग अलग है। इस पर क्वेश्चन चढ़ गया है, इसलिए हम नोट थोड़ा पढ़ लेते हैं। कौन सा एक सही नहीं है? P1 V1 बराबर P2 V2, ये तो बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम है ना, तो बॉयल के नियम में ताप एवं मोलों की संख्या नियत होता है। तो A नंबर जो है वो सुमिलित है। A नंबर जो है वो बॉयल का नियम है। P1 V1 बराबर P2 V2 बॉयल का नियम है, और बॉयल के नियम में ताप और मोलों की संख्या नियत होती है। अब B नंबर में एवोगाड्रो का है। एवोगाड्रो में P और T दोनों नियत होता है, तो B क्या है? P1 T1 बराबर P2, और ये लगता है कि गेलुसेक है ना, नहीं गेलुसेक का है P1/T1 बराबर P2/T2, जहां भी क्या तो P1 T2, और सही है P1 T2 P2 T1 हो जाएगा। तो और बॉयल के नियम में, सॉरी गेलुसेक के नियम में आयतन क्या है? तो सी भी आपका क्या है? ये एन, यानी कि मोलों की संख्या और तापमान के बीच कोई संबंध स्थापित हुआ है? नहीं आज हुआ है। तो डी नंबर आपका क्या है? गलत है, सही नहीं है। आप जानते हैं कि नहीं कि सी नंबर में ये गैलुसेक के नियम को आप P1 T2 बराबर P2 T1 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? वही चीज यहां पर लिखा हुआ है।
तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन डी क्या है? क्योंकि मोलों की संख्या और तापमान के बीच कोई नियम संबंध स्थापित करता ही। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं 0 केल्विन पर। परम शून्य ताप 0 केल्विन माइनस 200, बी और सी। वेरी गुड। परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम, सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली इसे प्राप्त करना संभव। ताप का परम पैमाना केल्विन है। ताप का परम पैमाना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परम शून्य ताप एक काल्पनिक ताप है जिस पर सभी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। बिल्कुल काल्पनिक है। वास्तविक किसी भी गैस का आयतन परम शून्य ताप पर शून्य नहीं होता, क्योंकि इस ताप के पूर्व ही गैस का द्रव या ठोस में परिणत हो जाता है। सही है, यह भी सही है। क्लियर। किसी गैस पर दाब आरोपित करने पर या संपीड़ित करने पर गैस का दाब बढ़ता है और दाब बढ़ने के कारण ताप बढ़ता है। देखिए, किसी गैस पर दाब आरोपित करेंगे, दाब आरोपित या संपीड़ित करने पर गैस का दाब भी बढ़ता है। गैलुसेक के नियम से P समानुपाती T। तो दाब आरोपित करने पर गैलुसेक के अनुसार ताप क्या होगा? बढ़ेगा। ताप क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा कि नहीं? दाब आरोपित करने पर दाब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन गैलुसेक के अनुसार क्या बढ़ जाएगा? ताप भी बढ़ जाएगा। तो गैस का ताप और दाब दोनों बढ़ता है। बात को समझे कि ना? हम दाब आरोपित कर रहे हैं तो दाब तो बढ़ेगा, और गैलुसेक के अनुसार दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ जाएगा। इसलिए दाब और ताप दोनों बढ़ेगा। आदर्श गैस के गुण नहीं है। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बिल्कुल भी, अणुओं के मध्य आकर्षण वास्तविक गैस में होते हैं। अणुओं के मध्य आकर्षण वास्तविक गैस होते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, जितनी अधिक मोलों की संख्या होगी उतनी अधिक गैसों के अणुओं की गति होगी और उतनी अधिक उसमें ऊर्जा होगी। वास्तविक गैस पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करता है। सही है, सही है। वास्तविक गैस वंडरवाल्स के अवस्था समीकरण पालन करता है। सही है। सभी ज्ञात गैस वास्तविक है। सही है। तीनों कथन क्या है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस? उच्च ताप और निम्न ताप। उच्च ताप और पीवी बराबर एनआरटी के किस पद को संशोधित कर कर वंडरवाल्स ने वास्तविक गैस हेतु समीकरण प्राप्त किए? तो आगा का दोनों पद यानी पी और भी, आगे का दोनों पद संशोधित किया था वंडरवाल्स ने। उच्च ताप और निम्न दाब पर वंडरवाल समीकरण क्या होगा? देखिए, किसकी बात की रही है? और उच्च ताप निम्न दाब पर वास्तविक गैस भी क्या बन जाता है? इसीलिए उच्च ताप पर वंडरवाल्स भी क्या बन जाएगा? और इसलिए आंसर क्या होगा? सी होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? n बराबर 1 मोल होता है। मोलों की संख्या नहीं है तो कोई दिक्कत। ये समीकरण ठीक है, लेकिन ये समीकरण केवल 1 मोल गैस के लिए लागू होगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल को समझे कि नहीं समझे? सवाल ये नहीं कि वंडरवाल समीकरण क्या है, सवाल ये है कि उच्च ताप और निम्न दाब पर वंडरवाल समीकरण क्या हो जाएगा। और हम जानते हैं कि उच्च ताप और निम्न दाब एक ऐसी स्थिति है जब वास्तविक गैस क्या बन जाता है। तो अगर इस कंडीशन में वास्तविक गैस आदर्श बन जाएगा तो वंडरवाल समीकरण भी क्या बन जाएगा? पीवी बराबर एनआरटी बन जाएगा। और इसलिए आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? अन्योन क्रिया से विहीन गैसों के, लगता है कुछ लोग नए जुड़ गए हैं इसमें। दोस्तों, ये गैस केमिस्ट्री का 8वां चैप्टर पिछले क्लास में समाप्त हो गया था और यह क्लास प्रश्न उत्तर का था, तो इस क्लास में प्रश्न उत्तर पढ़ा रहे हैं और इससे संबंधित सारे थ्योरी जो है पिछले क्लास में हम ले चुके हैं।
अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के बराबर होते हैं। किसका? ये जॉन डाल्टन का आंशिक गैस नियम है। गैसों के मिश्रण का नियम किसने दिया? थॉमस ग्राहम ने दिया। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक क्रिया को क्या कहते हैं? परस्पर घुलना मिलना क्या है? निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के गुण, उसके आपेक्षिक वेग, उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत। तो किसका नियम है? ग्राम का विसरण नियम है। ग्राम के विसरण नियम के अनुसार गैसों का विसरण वेग घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, ये दोनों सही है। ए तथा बी दोनों ग्राम के विसरण नियम के अनुसार सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिर ताप पर दाब बढ़ने से गैस के विसरण वेग में कमी आ जाती। गलत। स्थिर ताप पर दाब बढ़ने से गैसों का विसरण वेग बढ़ता है। विसरण वेग पर गैस के दाब और ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। दाब बढ़ने पर भी विसरण बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर भी विसरण। इसलिए दोनों कथन आपका क्या गलत है? गैस के विसरण हेतु यह आवश्यक है कि उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया संभव न हो। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो तब घुलने मिलने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ग्राम के विसरण नियम के अनुसार उल्टा दीजिए। R1/R2 बराबर √D2 बाय, या आणविक द्रव्यमान के अनुसार M2/M1 का √। कमरे के किसी कोने में इत्र की शीशी खुला छोड़ देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भाग में फैल जाती है। इसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। गैसों के विसरण नियम यानी ग्राम का विसरण नियम का उपयोग किस किस में होता है बताए हुए हैं। इनमें सभी में होता है कि नहीं? याद किया है कि नहीं? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का विसरण दर का अनुपात हम निकाले भी थे। ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2। O2 का 16 दूनी और H2 का 2 होगा ना। अब पहले ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन ऊपर, ऑक्सीजन 1/16, इसका √1:4। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के वाष्प घनत्व का क्रमशः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाष्प घनत्व क्रमशः 1 और 16 है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के विसरण वेग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विसरण वेग का अनुपात घनत्व के वर्गमूल के क्या व्युत्क्रमानुपाती होगा। घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा कि नहीं दोस्तों? तो इसी तरह होगा संबंध। अब वाष्प घनत्व दे या घनत्व दे, गैसों के संबंध में दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कितना है? 16, हाइड्रोजन का 1 यानी 4/1। 4/1 किसके बराबर? 4 के बराबर। नेक्स्ट, CO2 की विसरण गति हवा की अपेक्षा कम होने का कारण है CO2 का भारी होना। भारी होने का मतलब आणविक द्रव्यमान ज्यादा होना। आणविक द्रव्यमान ज्यादा होना। गैस के अणु का वास्तविक आयतन नगण्य होता है। यह गैसों का गतिज सिद्धांत है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पीवी बराबर एनआरटी में R का मान कैलोरी में कितना होता है जी? 2.24 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। पीवी बराबर एनआरटी का में R का मान भिन्न भिन्न माप के इकाई में अलग अलग था ना। तो ये पूछ रहा है कैलोरी वाला मान कितना होगा, तो वो 2.24 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होता है। गैसों का वाष्प घनत्व उसके अनुभार के आधे होते हैं या अनुभार वाष्प घनत्व के दुगुना होते हैं। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो इसका अनुभार कितना होगा? 28 होगा। कितना होगा? 28 होगा। गैस A का वाष्प घनत्व
एक मिनट ध्यान दीजिए। गैस ए का वाष्प घनत्व गैस बी के वाष्प घनत्व का 4 गुना है। अब गैस ए का वाष्प घनत्व गैस बी के वाष्प घनत्व का 4 गुना है। तो आप मान लीजिए कि बी का वाष्प घनत्व कितना है, x है, तो ए का वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि बी का आणविक द्रव्यमान कितना है, m है, तो ए का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो आणविक द्रव्यमान वाष्प घनत्व के क्या होते हैं। अच्छा एक मिनट यहां पर रिलेशन थोड़ा गड़बड़ा गया है। अब देखिए बी का आणविक द्रव्यमान कितना है, m है, वाष्प घनत्व तो आणविक द्रव्यमान के आधे होते हैं, तो बी का आणविक द्रव्यमान m है, बी का आणविक द्रव्यमान m है, तो बी का वाष्प घनत्व m/2 होगा। कोई दिक्कत? अब ए का वाष्प घनत्व m/2 का 4 गुना होगा, यानी कितना होगा, 2m। तो ए का वाष्प घनत्व कितना, अब पूछ क्या रहा है, ए का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान वाष्प घनत्व का 2 गुना, 2m का 2 गुना कितना, 4m। क्लियर? एक बार पुनः ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कि बी का आणविक द्रव्यमान कितना है, m है, तो बी का आणविक द्रव्यमान m है, तो बी का वाष्प घनत्व m/2 होगा। क्यों होगा, तो वाष्प घनत्व आणविक द्रव्यमान के आधे होते हैं, उस रिलेशन के अनुसार बी का वाष्प घनत्व m/2। अब कह रहा है ए का वाष्प घनत्व बी के वाष्प घनत्व का कितना गुना है, 4 गुना, तो बी का वाष्प घनत्व m/2, तो ए का वाष्प घनत्व m/2 गुना 4 यानी कितना, 2m। तो ए का वाष्प घनत्व कितना निकल गया, 2m। ए का वाष्प घनत्व 2m निकल गया, और हमें प्रश्न में ए का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, और आणविक द्रव्यमान वाष्प घनत्व के 2 गुने के बराबर होते हैं। समझिए सवाल को। ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइए इस सवाल को, समझे आप लोग। क्लियर? गर्मी लेकिन बहुत ज्यादा है, हालत खराब करके रख देता है। आज गर्मी के कारण जो है ना, खाना भी नहीं खाया, इतना गर्मी तक खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। अरे पूछ रहे हैं 54 नंबर में, तो कह रहा कि फिजिक्स का बैच कब स्टार्ट होगा। मुन्ना कुमार 54 नंबर समझे कि नहीं समझे, फिजिक्स का जब भी स्टार्ट होगा पढ़ लीजिएगा। जानते बैच कब स्टार्ट होगा, चलिए सब आप बोल रहा है बैच कब स्टार्ट होगा, हमको सच में पता नहीं रहता है। बहुत लड़का को होता है कि आता है डायरेक्ट पूछता है कि कब स्टार्ट होगा। अरे कब स्टार्ट होगा असली खबर ऑफिस में पता रहता है, हमको पढ़ने से फुर्सत मिलेगा कि बैच का याद रखेंगे। समझ में आ रहे हैं ना आपको, पढ़ाने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है कि उसी में भर दिन बीत जाता है। अब बैच कब आएगा, जब आएगा हमारा काम में पढ़ाना आएगा, फोन आएगा कि पढ़ा दीजिए, फिजिक्स पढ़ाने चल जाएंगे। समझे कि नहीं समझे। रोशन सर तो बताते रहते हैं, किसी गैस का गतिज ऊर्जा समानुपाती होते किसके, परम ताप के, ताप के नहीं परम ताप के। परम ताप केल्विन में व्यक्त ताप को क्या कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गैस वायु से हल्की है। वायु से हल्की है, इसमें जो है ना सबसे हल्का कौन है ये निकाल लीजिए। ऑक्सीजन O2 यानी 32, क्लोरीन Cl2 यानी कि 71, परमाणु द्रव्यमान याद है कि ना, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, C3H3 628, तो भारतीय 36 8 44। क्लियर। अमोनिया 14 3 17। तो सबसे हल्का कौन और सबसे भारी क्लोरीन। तो हवा से हल्की गैस कौन है। तो यहां पर देखिए, ये जो कभी कभी इंग्लिश का क्वेश्चन का जो हिंदी रूपांतरण होता है ना, वो इसी तरह हो जाता है। ये प्रश्न पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अब हवा का मतलब क्या होता है। हवा का मतलब होता है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ने हमारे हवा का निर्माण करता है। अब हवा से हल्का कौन है ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रश्न का हिंदी रूपांतरण में दिक्कत है। वास्तव में क्वेश्चन इस तरह से पूछा था
कि सबसे हल्की गैस क्या होगा, और आपके सामने में सारे गैस के द्रव्यमान हम आणविक द्रव्यमान निकाला हुआ है। सबसे हल्का कौन है बताइए? अमोनिया है। गैसों का द्रवीकृत किया जा सकता है ताप घटाकर दाब बढ़ाकर, ताप घटाकर दाब। निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पर किए गए प्रयोग से क्रांतिक परिघटना का पता लगा? क्रांतिक परिघटना का पता एंड्रयूज, एंड्रयूज हिंदी नाम गलत है, एंड्रयूज, एंड्रयूज। क्रांतिक ताप बताए थे। क्रांतिक ताप किसी गैस का वह ताप जिससे कम ताप पर कितना भी दाब आरोपित करके उसे द्रव में बदला नहीं जा सकता। इस क्रांतिक ताप के कॉन्सेप्ट का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? एंड्रयूज ने लगाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। CO2 का क्रांतिक ताप 31.1। ये है अमोनिया का क्रांतिक ताप, अमोनिया का क्रांतिक ताप ये है -118.55। ये है आपको ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप। अब -239.95 या -240 ये है आपका हाइड्रोजन का। क्लियर? ये क्या लिखा है? कारीना सिंह, कारीना सिंह ना है, ये नाम बड़ा अनोखा है, कारीना सिंह। बोलिए ना, क्या बोलना है इसको? क्या? अरे फिर से क्या स्टार्ट होगा? फिर से स्टार्ट आप कर दीजिए, शुरू से वीडियो देखना चालू कीजिए। क्या हास्य नहीं, सही बात बता रहे हैं जी। हाँ, शुरू से स्टार्ट कर दीजिए। थोड़े एक लाइव देखना, देखेंगे तभी क्लास होगा। नहीं, अब बच्चे तो है नहीं, आप लोग सब लोग वयस्क है। आप जानते कि जरूरत क्या है हमें, और आपको जरूरत तुरंत पूरा करना है तो आप वीडियो देकर आराम से पूरा कर सकते हैं, तुरंत आप सब कुछ समझ सकते हैं। अब कोई क्लास तो ऐसा नहीं कि हम उड़ा देते हैं किसी चीज को, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कई लोग हमसे मिले हैं, पर्सनली मिले हैं, अब बोले हैं कि जितने डिटेल में आप पढ़ाए हैं इस कोचिंग में उतने डिटेल में हमको +2 में नहीं पढ़ाए थे सर। केमिस्ट्री का व्यापक रूप से आप +2 में पढ़े थे, जैसे गैसे वाला चैप्टर है 11th क्लास का चैप्टर है, ठीक है ना। तो कई लोग मिले कि जितना डिटेल में आपके पास समझे उतना डिटेल में +2 वाला नहीं समझे थे। कल +2 वाला नहीं समझे थे, उस समय बच्चा था तो तो गैसों के गतिज सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ना ये तो बर्नौली था, बर्नौली था। गैसों के गतिज सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बर्नौली ने किया था। बर्नौली नहीं है तो गलत है, बर्नौली। अब बाद के समय में 3 वैज्ञानिक, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान और क्लाउसियस, ये 3 ने और ज्यादा विस्तार दिया गतिज सिद्धांत को। लेकिन बात की गई है तो वो भी कब की? और सर्वप्रथम में केवल कौन आएगा? जो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर केवल बर्नौली ही हो सकता था। अगर गैस के सर्वप्रथम नहीं देता तो किसी तरह मैक्सवेल आंसर दे देते, क्योंकि बाद के समय मैक्सवेल ने योगदान दिया था गतिज सिद्धांत को विस्तार देने में। लेकिन यहां पर सर्वप्रथम की बात की गई है, तो सर्वप्रथम जो है गैसों के गतिज सिद्धांत बर्नौली ही ने दिया है। चलिए न्यूमेरिकल चालू हो गया है। चलिए ध्यान दीजिए, कर एक गैस का 800 मिलीमीटर दाब पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 लीटर आयतन घेरता है। समान ताप पर एवं 500 मिलीमीटर दाब पर इसका आयतन क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर टेम्परेचर कितना है और इसको क्या बनाकर रखा गया है? कांस्टेंट। समान ताप रखा गया है ना। अब ताप को कांस्टेंट बनाकर रख दिया गया है। पहली स्थिति में गैस का दाब कितना है? 800 mm।
पहली स्थिति में गैस का आयतन कितना है? 2 लीटर है कि नहीं? जब गैस का पहली स्थिति में यानी पहली स्थिति में गैस का दाब है 800 तो आयतन कितना है? अब कर स्थिति बदलकर दाब को कर दिया गया है कितना? 500 मिलीमीटर। 500 मिलीमीटर दाब का मतलब बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई कितना? 500 मिलीमीटर, ये मतलब हुआ इसका। तो कह रहा है कि दूसरी स्थिति में आयतन कितना होगा। अब आपको समझ में आया सवाल कैसे बनेगा? ये बॉयल के नियम का मांग कर रहा है और बॉयल के नियम के अनुसार P1 V1 बराबर P2 V2। टेम्परेचर क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। P1 कितना है? 800। V1 कितना है? 2। P2 कितना है? 500। V2 क्या है? निकालना है। 0000 कट गया। 8 दूनी 16/5 बराबर B2। 5 दिया 15, 1 16, 5 दूनी 10 यानी 3.2 लीटर। 3 समझे सवाल को? क्या जी? टाटा नमक। हाँ समझ गए? कब से क्लास कर रहे हैं? 17 मई से कर रहे हैं। ये जून महीना है ना? नोट किधर है? अच्छा एडमिशन ले लिया है। कायल हंस रहे न? देख रहे हैं कि आराम से रिलैक्स होकर देख रहे हैं। चलिए, एक कह रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट खतरनाक है। खतरनाक को नेगेटिव लेके पॉजिटिव, ऐसा वर्ड कंफ्यूज कर जाते हैं किस। क्लियर? आंसर क्या होगा? आगे बढ़े? चलिए बढ़ाइए। सेम सवाल, सेम बॉयल का सवाल है। क्या जी प्रिया रानी, खाली नोट लेकर एक कॉपी कौन लाएगा? बनाइए बनाइए ऑनलाइन वाले दोस्तों। केमिस्ट्री समाप्त होने के बाद फिजिक्स से स्टार्ट होगा। यस दोस्तों, अरे ये तो एडमिन ने बोल रहा है। चलिए बना। चलिए आइए देखिए, पहली स्थिति 798 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीमीटर, ताप स्थिर यानी टेम्परेचर क्या, यानी पक्का बॉयल पर बनेगा सवाल। P1 पहली स्थिति में दाब 798 मिलीमीटर और पहली स्थिति में इतने दाब पर आयतन 200 मिलीलीटर। दूसरी स्थिति में दाब को कर दिया गया है घटाकर मिलीमीटर। तो V2 क्या होगा? एक बात देख रहे हैं कि आयतन घटा है, दाब क्या हुआ है? घटा हुआ है। दाब क्या हुआ है? तो दाब घटेगा तो आयतन, यानी आंसर निश्चित ही 200 से ज्यादा आएगा। लेकिन सब 200 से ज्यादा है, नहीं बनेगा। इस लॉजिक पर बनाना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि ऑप्शन में कोई एक ऐसा ही केवल एक ही ऐसा ऑप्शन रहता 200 से ज्यादा, तब निश्चित ही बनाने की कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि आप देख रहे दाब क्या हो गया है? घट गया। तो दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए कोई एक ही ऑप्शन रहता 200 से अधिक वाला, तब दे देते, लेकिन ऐसा यहां पर संभव नहीं है। तो बना देते हम लोग। बॉयल साहब को याद कर लें। P1 V1 बराबर P2 V2 और P1 है 798, V1 है 200, P2 है 760, P2 है 760 और V2 निकालना है दोस्तों। V2 निकाल दें। तो अब तो V2 निकालने में कोई दिक्कत नहीं। 798 गुना 200 बट्टे 760। अब दोस्तों कैलकुलेटर ही निकाल लीजिए। कितना आ रहा है? अरे पूरा कट गया। ओके, तो मिस्टेक कर दिए। हमको लगा दशमलव आएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। क्लियर? बन गया दोस्तों। चलिए देखिए, सन्नी सिंह को 220 आ गया। 210 ना?
210। ऑनलाइन वाला बोल रहा है 220। ऐसा नहीं कि सही है। आगे बढ़े। अच्छा, एक बार देख लेते हैं, बनाएंगे तब पता चलेगा। बना लिए है, वेरी गुड। देख, एक गैस का नमूना 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक बार दाब पर 100 डेसीमीटर क्यूब आयतन गिरता है। ताप को स्थिर रख दिया, यानी बॉयल। ताप स्थिर है ना, बॉयल। पहली स्थिति में दाब है 1 बार और आयतन है 100 डेसीमीटर क्यूब, और दूसरी स्थिति में दाब को बढ़ा दिया गया जी। दूसरी स्थिति में आयतन निकालना है और दाब को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 1 से 5 कर दिया। निश्चित तौर पर आयतन घटेगा, आयतन घटेगा ना। तो फिर वही P1 V1 बराबर P2 V2। P1 कितना है 1, V1 कितना है 100, P2 कितना है 5 और V2 कितना है निकालना है। ये तो सीधा 20 पंचे 100, कितना 20 बार, 20 बार आयतन निकाल रहे हैं। 1 मिनट सवाल, 1 मिनट सवाल, 1 मिनट। ताप को स्थिर रखकर गैस का आयतन 5 डेसीमीटर क्यूब करने हेतु, आयतन को 5 डेसीमीटर। अच्छा, ये देखिए 5, अरे तो रखे 1 मिनट मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये कि ये दाब की बात की गई तो हम आयतन ले लिए थे, ठीक है ना। यहाँ सॉरी, आयतन की बात की गई थी, हम दाब को ले लिए थे। आयतन को बढ़ाकर 100 डेसीमीटर क्यूब से कितना करना है 5 डेसीमीटर क्यूब। तो दूसरी स्थिति में आयतन कितना है 5 डेसीमीटर क्यूब, और दूसरी स्थिति में दाब कितना लगेगा वो निकाल लीजिए। तो दाब कितना लगेगा, तो बात यही है दोस्तों कि मिस्टेक हो गया आयतन दाब को समझने में। तो फिर वहीं पर P1, एक बार फिर से आते हैं। P1 V1 बराबर P2 V2। P1 कितना है 1, V1 कितना है 100, P2 कितना है निकालना है, और V2 कितना है 5, कितना हुआ 20। तो दूसरी स्थिति में दाब कितना है 20 बार। लेकिन यहां पर पूछ क्या रहा है, कितना अतिरिक्त दाब लगाना पड़ेगा। तो टोटल कितना लगाना पड़ेगा, पहले से कितना लगा है, तो अतिरिक्त कितना 19। बात को समझे कि नहीं समझे। अगर आयतन को 5 डेसीमीटर क्यूब करना है तो हमें टोटल प्रेशर 20 बार लगाना पड़ेगा। एक बार प्रेशर पहले से ही लगा हुआ है और प्रश्न में यह पूछ रहा है कि अतिरिक्त कितना लगाना पड़ेगा, अतिरिक्त 19 बार लगाना पड़ेगा। गर्मी में एक मुसीबत और एक कपड़ा भी बहुत खींचना पड़ता है, ये एक अलग मुसीबत है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का आयतन कितना है 100 मिलीलीटर है। दाब को स्थिर रख दिया। आप कहां पर चला गया है प्रश्न, चार्ल्स को। अब चार्ल्स को याद करना पड़ेगा। किसको याद करना पड़ेगा, चार्ल्स को। तो यहां दाब स्थिर है तो सीधे अब आप चार्ल्स के नियम पर आ जाइए। पहली स्थिति में ताप कितना है 20 डिग्री, लेकिन आप जानते हैं कि 40 में डिग्री सेल्सियस चलेगा, केवल क्या चलेगा केल्विन में बदलिए इसको। 273 जोड़िए तो 3 7 2, ये केल्विन में ही चार्ल्स का नियम लागू हो सकता है। इसीलिए डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में क्या कर लिए। किसी गैस का आयतन पहली स्थिति में अगर ताप 293 केल्विन है तो आयतन कितना है पहली स्थिति में 100 ml। अब दूसरी स्थिति में ताप कितना कर दिया गया है 40। दूसरी स्थिति में ताप 40 कर दिया गया है। तो अब इसको डिग्री सेल्सियस में बदल लीजिए, सॉरी केल्विन में बदल लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 7 4 313 केल्विन। और दूसरी स्थिति में कह रहा है कि आयतन कितना हो जाएगा और किसका नियम लगेगा, किसका नियम लगेगा, चार्ल्स का नियम। क्या है V1 बाय T1 बराबर V2 बाय T2। V1 कितना है 100, T1 कितना है 293 और V2 कितना है निकालना है, और T2 कितना है 313। क्लियर।
अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि V2 बराबर 313 गुना 100/293 निकालिए दोस्तों, पॉइंट में निकल सकेगा। देखिए वो दाब 20 बार दाब वाले में कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है। वहां पर अतिरिक्त दाब पूछा जा रहा है अनिल कुमार परीक्षा में, लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है क्या? क्वेश्चन थोड़ा सा कहिए तो मॉडरेट टाइप का है कि नहीं है, अतिरिक्त दाब वहां पूछा है। पिछले प्रश्न में किसी को कंफ्यूजन हो गया है? कितना हुआ? सी। चलिए सवाल को समझे। क्वेश्चन पर इंडिकेट कर देगा, जैसे 64 नंबर क्वेश्चन पर लिख देगा चार्ल्स, तो अगली बार रिवीजन करने में आसानी होगा कि ये चार्ल्स के नियम पर क्वेश्चन है। जो बॉयल के नियम से बना है उस पर लिख दीजिएगा बॉयल। नेक्स्ट, एक गुब्बारा में 2 लीटर गैस 25 डिग्री सेल्सियस पर भरी जाती है। गुब्बारा को एक दूसरे स्थान पर जहां ताप 30 डिग्री लाया जाता है। अब गुब्बारा में गैस का आयतन क्या होगा यदि वायु दाब दोनों स्थान का समान है? वायु दाब यानी दाब कांस्टेंट है, किसका नियम? पहली स्थिति में आयतन कितना है? 2 लीटर। पहली स्थिति में तापमान कितना है? 25 डिग्री। तो आप जानते हैं इसको केल्विन में बदलना ही पड़ेगा। 5 3 8 7 2 9 2 298 केल्विन। क्लियर? दूसरी स्थिति में आपका आयतन निकालना ही है, और दूसरी स्थिति में तापमान कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 30 + 273, 3 7 3 10 और 2 1 3, 330 केल्विन। क्या अब तो सवाल क्लियर है? दाब कांस्टेंट है ही। V1/T1 बराबर V2/T2। V1 कितना है? 2। T1 कितना है? 298। और V2 कितना है? निकालना है। और T2 कितना है? 303। क्लियर? अब सवाल V2 बराबर 303 गुना 2/298 निकालिए। इकतीस बता दीजिए। 31 बताइएगा। कोई ऑनलाइन है तो 31 का आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या होगा? ए होगा। 2.033। आगे बढ़े। किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया गैस का आयतन दुगुना हो जाएगा? दाब क्या है? दाब क्या है? किसका नियम लगेगा? चार्ल्स का। किस ताप पर? किस ताप पर यानी पहली स्थिति में ही ताप आपको निकालना है। किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया दाब? किस ताप पर 0 डिग्री यानी दूसरी स्थिति का ताप क्या है? 0 डिग्री यानी 273 केल्विन। लिया गया गैस का आयतन किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया आयतन? मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया आयतन कितना है? x है, तो दुगुना हो जाएगा, यानी कि पहली स्थिति में दाब क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। क्लियर बात समझे कि नहीं समझे? कर किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया गैस का आयतन दुगुना हो जाएगा, यानी क्या निकालना है आपको? सवाल समझे कि नहीं समझे? किस ताप पर पहली स्थिति में ताप निकालना है, 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरी स्थिति का ताप 0 डिग्री यानी 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया गैस, तो हम मान ली कि 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया गैस कितना है? x है, दुगुना हो जाएगा, यानी पहले कितना हो जाएगा? यानी अगर x लिए हैं 0 डिग्री पर, तो पूछ रहा है किस ताप पर दुगुना हो जाएगा, तो x का दुगुना कितना? 2x। दाब कांस्टेंट है तो हम निकाल लेंगे और मान हमारा केल्विन में निकलेगा, और ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो V1 बाय
T1 बराबर V2 बाय T2। V1 कितना है x, T1 कितना है निकालना है, V2 कितना है, अच्छा, V1 कितना है 2x, T1 हमें निकालना है। अब V2 कितना है x, T2 कितना है 273, x कट गया तो T1 बराबर 273 गुना 2, 6, 14, 5, 546 केल्विन। लेकिन ऑप्शन किसमें दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा लीजिए, तो इसको घटाइए कितना आएगा 273 डिग्री सेल्सियस। सवाल को समझे कि नहीं दोस्तों? नहीं समझे? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में से 273 घटा लेते हैं, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़िएगा 273, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस बनाना है तो कितना घटाइएगा, तो केल्विन में निकला है सर, ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में घटा बनाने के लिए 273 घटा लेते हैं, और 273 घटाइएगा तो इतने ना आएगा, क्योंकि दोगुना है 273 का। ये आगे बढ़े, ऑप्शन है ना जी 273, 273 मारिए ठीक। सवाल में क्या सब है जी, एक रसोई गैस युक्त सिलेंडर 14.9 बार दाब तक रखा जा सकता है, मतलब इसके बाद वो फट जाएगा। सिलेंडर का दाब मापी 27 डिग्री सेल्सियस पर 12 बार दाब सूचित करता है। भवन में अचानक आग लग जाने पर वहां का ताप बढ़ने लगता है, तो बताइए कि किस तापमान पर सिलेंडर फट जाएगा। तो पहली स्थिति में ताप कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और पहली स्थिति में दाब कितना है 12 बार। कह रहा है कि दूसरी स्थिति में ताप कितना हो जाएगा कि सिलेंडर फट जाएगा। सिलेंडर फटेगा जब दाब कितना हो जाएगा, इतना दाब होगा तो सिलेंडर फट जाएगा कि, तो इतना दाब ही सहन करने की क्षमता है, तो इतना दाब पर आपका सिलेंडर क्या हो जाने वाला है, फट जाने वाला है। यानी कि P1 T1 की बात किया। अब गेलुसेक को याद कीजिए एक बार, तो गेलुसेक को नहीं याद करना पड़ेगा, गेलुसेक को याद करना पड़ेगा। P1 बाय T1 बराबर P2 बाय, गेलुसेक भी परम ताप की बात किए हैं, केल्विन वाले ताप की बात किए हैं। P1 आपका कितना है 12 और T1 कितना है 27, 273 जोड़िए तो 27 में डायरेक्ट आ गया 300, वेरी गुड। तो 12/300। दूसरी स्थिति में दाब 14.9, हमको 15 दे देता तो क्या दिक्कत था। T2 निकलेगा, बताइए अब कोई दिक्कत। T2 बराबर हो जाएगा 300 गुना 14.9 बटे 12। क्लियर, दशमलव हटा दिया और कुछ नहीं किया है। निकालिए, अरे दशमलव हटा के 1 0 हटा दिए हैं, रूल ऑफ मैथमेटिक्स। छः दूनी 12, 6 पंचे 30, और 2 से काटिए, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 25, 25 हो गया, 22 और 37। इतने केल्विन। आंसर किस में आएगा, केल्विन में आएगा। ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है, तो 273 क्या करिए जोड़ देंगे, घटा देंगे जी, घटा देंगे ना। 5, 9,
8 सॉरी हाँ 99.5 डिग्री है ऑप्शन में, 99.5 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न पर लिख लीजिएगा गेलुसेक। आगे बढ़े। 27 डिग्री सेल्सियस और 750 मिलीमीटर दाब पर गैस का आयतन कितना है? पहली स्थिति में T1 बराबर कितना जी? 27 डिग्री। और पहली स्थिति में आपका T1 है तो ये दाब है ना, तो P1 कितना है? 750। और पहली स्थिति का आयतन कितना? 300। क्लियर। अब कर सामान्य ताप। सामान्य ताप किसको कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस को सामान्य ताप किसको कहते हैं? सामान्य दाब। सामान्य दाब किसको कहते हैं? 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई को क्या कहते हैं? सामान्य ताप। और सामान्य ताप बताए थे ना, इस पर आयतन कितना होगा? अब यहां 3 है, यानी बॉयल चार्ज दोनों लगाना पड़ेगा। बॉयल चार्ज दोनों। सवाल समझे कि नहीं समझे? पहली स्थिति का ताप 27, पहली स्थिति का दाब 750, पहली स्थिति का आयतन कितना? अब कर आपका सामान्य ताप दाब पर गैस का इतना कितना होगा? सामान्य ताप आपका 0 डिग्री होता है। सामान्य दाब बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 760 मिलीमीटर के बराबर वो होता है। और पहली दूसरी स्थिति में अब जाकर आपको आयतन निकालना है। तो चूंकि यहां पर ताप, आयतन, दाब तीनों की बात कर दी गई है, तो अब आपको बॉयल चार्ज दोनों को मिलाना होगा। बॉयल बराबर P1 V1 बराबर P2 V2 और चार्ल्स बराबर V1 बाय T1 बराबर V2 बाय T2। क्लियर। बॉयल चार्ज मिल गया। अब निकाल लीजिए दोस्तों। नहीं समझे? एक मिनट, काहे समझे जी? कह रहा है 27 डिग्री और 750 मिलीमीटर दाब पर गैस का आयतन कितना है? 300 मिलीमीटर है। कोई दिक्कत है? 27 डिग्री सेल्सियस 750 मिलीमीटर दाब पर गैस का आयतन 300 है। इसको पहली स्थिति मान लिया हम, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब हमें कह रहा कि सामान्य ताप तथा दाब पर गैस का आयतन कितना होगा? तो सामान्य ताप किसे कहते हैं? सामान्य दाब किसे कहते हैं? क्या ये नहीं बताए हैं? देखिए नोट में, सामान्य ताप दाब किसको कहते हैं? सामान्य ताप मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप कहते हैं। बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर हो जाए तो उसे सामान्य दाब कहते हैं। तो कह रहा सामान्य ताप दाब पर गैस का आयतन निकाले, इसको हम दूसरी स्थिति मान लिए, क्या दिक्कत है? अब जब सवाल में ताप, दाब और आयतन की बात की गई है, तो आप समझ सकते कि इसको बनाने के लिए चार्ल्स बॉयल के फार्मूला को क्या करना पड़ेगा? एक साथ करना पड़ेगा। तो कर दिए हैं। बॉयल का फार्मूला है P1 V1 बराबर, और चार्ल्स का फार्मूला V1 बाय T1 बराबर V2 बाय, दोनों मिलेगा तो यही स्वरूप में आएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर था ना। अब डिग्री सेल्सियस है लेकिन केल्विन मिलाना है। चार्ल्स केवल किसकी बात की गई है? तो अब इसको मान बैठाइए, देखिए आंसर निकलेगा। P1 कितना है जी? 750। V1 कितना है? 300। T1 कितना है? 27, लेकिन केल्विन में लेना है ना। 273 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 300। वाह, 300 कट ही जाएगा। दूसरी स्थिति P2 कितना है? 760। V2 कितना है? निकालना है। T2 कितना है? 0 डिग्री यानी 273। तो 300 तो सीधे कट गया। क्या? तो हो गया आपका V2 बराबर 750 गुना 273 बटे 760। ये भी पॉइंटियम लगता है। काटिए तो एक बार।
निराला प्रसाद गुप्ता, क्या दिक्कत है जी निराला प्रसाद? टू, अरे सवाल समझे कि नहीं कैसे बना? सी क्लियर। सवाल पर लिख दिया चार्ल्स प्लस बॉयल, चार्ल्स प्लस बॉयल। नेक्स्ट, सेम टू सेम, सेम टू सेम सवाल। 27 डिग्री तथा 2 एटमॉस्फेरिक दाब पर ऑक्सीजन के 1 मोल का आयतन निकाले। 27 डिग्री सेल्सियस तथा 2 एटमॉस्फेरिक दाब पर ऑक्सीजन के 1 मोल का आयतन निकाले। एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर वही 0 डिग्री 760। समझे कि नहीं समझे? तो कह रहा कि ताप पहली स्थिति में टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। पहली स्थिति में दाब कितना है? 2 एटमॉस्फेरिक। और पहली स्थिति में आपको आयतन निकालना है कि नहीं? दूसरी स्थिति पर आइए। दूसरी स्थिति में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात की गई है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर का मान एटमॉस्फेरिक में कितना होता है? हाँ, 1 एटमॉस्फेरिक होता है। सामान्य दाब का मान मिलीमीटर में 760, सेंटीमीटर में 76, वायुमंडल में 1 नोट में दिया हुआ है। और दूसरी स्थिति में 1 मोल का आयतन कितना है दोस्तों? 22.4 लीटर। अब कहिए कोई दिक्कत होगा? सेम इससे पहले जो 68 नंबर का सवाल था उसी पर आधारित है ये सवाल। क्लियर? बनाइए P1 V1 बाय T1 बराबर P2 V2 बाय T2। निकालिए आंसर तेजी से। क्या? हाँ, तो इसको केल्विन में बदल लेना है। केल्विन एक, सॉरी बताए नहीं थे, केल्विन में बदल के लागू करना है। ऑनलाइन वाले दोस्तों, मुन्ना कुमार, रोहन कुमार, बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल लिखना नहीं पड़ेगा। बी होगा। 12 पॉइंट ने बोले थे और 12 वाले तो एक ही है, यही बी होगा। क्लियर दोस्तों? सवाल पर लिख देगा बॉयल प्लस चार्ल्स। एनटीपी पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? ध्यान दीजिए, एनटीपी पर 1 मोल का आयतन, एनटीपी पर कोई भी गैस हो 1 मोल का आयतन 22, ये बात आप जानते हैं। एनटीपी या एसटीपी पर कोई भी गैस हो उसके 1 मोल का आयतन कितना होता है? लेकिन सवाल क्या पूछा है? 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? तो 22 ग्राम को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए? मोल में। तो मोल बराबर क्या होता है? याद है कि भूल गए? मोल बराबर होता है ग्राम में, हाँ, बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान और द्रव्यमान तो आपको ग्राम में दिया हुआ है। अगर केजी में देता तो हम उसको कन्वर्ट करते किस में? लेकिन यहां पर 22 ग्राम दिया हुआ है। और आणविक द्रव्यमान मतलब किसका? जिसका निकालना है CO2 का आणविक द्रव्यमान। तो C बराबर 12 MU ना, और O बराबर 16 MU। तो 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 12
44, यानी 1/2 मोल। क्लियर? यानी 22 ग्राम CO2 कितने मोल होंगे? 1/2। तो 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, तो आधा मोल का आयतन 11 क्लियर? न्यूमेरिकल जहां जहां पर है सब देख रहे, क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है ना? तो इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो केमिस्ट्री में जहां जहां मोल वाला में न्यूमेरिकल था पूरा, उसमें वहां भी डिस्कस कर दिए थे। 16 ग्राम ऑक्सीजन, सेम सवाल है। अब ग्राम को किस में बदल लीजिए? मोल में। अब मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक, आणविक द्रव्यमान ऑक्सीजन O2 होता है, ऑक्सीजन O2। तो 16 दूनी 32, यानी 1/, यानी कितना? सेम सवाल है। अब कहिएगा कि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान लेंगे तो O क्यों लेंगे? तो एवोगाड्रो परमाणु की बात की थी। एवोगाड्रो किसकी बात की थी? ये एवोगाड्रो के अनुसार निकल रहा है सवाल का उत्तर। तो एवोगाड्रो परमाणु की बात की ही नहीं थी, एवोगाड्रो केवल किसकी बात की थी? और अणु के रूप में ये है ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन डायटोमिक होते हैं। क्लियर? तो मिस नहीं करना है कि 16 ले लेंगे और आंसर भी दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, किसी गैस का ग्राम अणु आयतन एनटीपी पर, किसी गैस का ग्राम अणु आयतन कितना? ग्राम अणु को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। एनटीपी पर 10 ग्राम हाइड्रोजन, दोस्तों पहले क्या निकलना है? मोल। मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक, आणविक द्रव्यमान में क्या लेंगे? 2, यानी कितना मोल? 5 मोल। और 1 मोल बराबर कितना? तो 5 मोल बराबर कितना? 22.4 गुना 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 100, सॉरी 112, 112 लीटर। आगे बढ़े, बताइए। सेम टू सेम सवाल। मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, और नाइट्रोजन भी आपका डायटोमिक N2, 14 दूनी 28, कितना? 1 मोल बराबर कितना? ओके, क्लियर? न्यूमेरिकल समझ गए ना? 1-2 बार बनाइएगा क्या? और आपको हम बोल दिए हैं बिहार पुलिस से पहले केमिस्ट्री आपका पूरा समाप्त होगा, ठीक है ना? और लगभग, अच्छा 1 मिनट बैठिए, तो हाथ उठाइएगा। तो कौन कौन फॉर्म भर रहे हैं? बहुत 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 है। बाकी नहीं भर रहे हैं क्या? एज खत्म हो गया? अच्छा, हाइट इशू, ओके ओके ओके, ठीक है, मिलिए। कल आना है 10 बजे नया सेंटर पर। नया सेंटर पर सर को बोलेंगे कम से कम शरबत के रूप में, कम से कम शरबत सबका व्यवस्था करें क्या? हाँ हाँ, कम से कम ना लस्सी तो कम से कम रूह अफ़ज़ा तो मिलनी ही चाहिए। क्या हम मानसिक रूप से उपस्थित रहेंगे? बहत्तर फिर से, ओ माय गॉड, 72 फिर से, 72 गायब हो गया दोस्तों। ऑनलाइन भी होगा? यस दोस्तों, ऑनलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा।